और खबरों की तफसील। तेलंगाना में आरटीसी मुलाजमीन की हड़ताल जारी है। हाईकोर्ट ने हुकूमत को आरटीसी जेएसी के नुमाइंदों से बातचीत करने की हिदायत दी है। दूसरी जानिब आरटीसी जेएसी की जानिब से तेलंगाना बंद है। ऑटो ड्राइवर्स यूनियन जेएसी ने भी आरटीसी मुलाजमीन के बंद की तायद की है। तेलंगाना में उबर और आईटी कंपनियों में चलने वाली कैब भी सड़कों पर नहीं है, क्योंकि तकरीबन 50,000 कैब ड्राइवर्स सड़कों पर नहीं उतरेंगे। ड्राइवर्स किराए में इजाफा और ड्राइवर्स के तहफ्फुज़ को यकीनी बनाने का मुतालबा कर रहे हैं। नेशनल मजदूर यूनियन के सदर कमल रेड्डी और सेक्रेटरी अशोक से जिस वक्त हमारे नुमाइंदे बात कर रहे थे, उसी वक्त पुलिस ने इन्हें हिरासत में ले लिया। हमारे नुमाइंदे अनीस ने पूरी तफसीलात फराहम की। आज आरटीसी यूनियन की हड़ताल का 15वां दिन है और आज बंद का भी ऐलान किया गया है। मेरे साथ नेशनल मजदूर यूनियन के लीडर्स हैं कमाल रेड्डी साहब और अशोक साहब। कमाल रेड्डी साहब, सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आज जो बंद का ऐलान किया गया है वो अभी तक किस तरह है। हमने सुना है कि लीडर्स को गिरफ्तार किया जा रहा है और लीडर्स तो इलीगली गिरफ्तार कर रहा है। हम लोग जो आज 15वां दिन स्ट्राइक चल रहा है, तेलंगाना हाई कोर्ट ने डायरेक्शन देने के बावजूद भी गवर्नमेंट डेमोक्रेसी कंट्री में डिक्टेटरशिप का वो चला रहे, ज़बरदस्ती वर्करों के ऊपर दबाव डाल रहा है। हम तो कुछ भी प्रॉब्लम्स नहीं हो जैसा हम स्ट्राइक कर रहे हैं। अच्छा, हाईकोर्ट ने हुकूमत से कहा था कि वो यूनियन के लोगों को बुलाएं और बातचीत करें। क्या अभी तक आप लोगों को कोई कम्युनिकेशन आया है हुकूमत की तरफ से? कोई कम्युनिकेशन अभी तक नहीं आया जी। फिर भी और दबाव डाल रहे इसमें वो हम खंडन कर रहे हैं। तो अभी भी गवर्नमेंट बुला के तो बैठ के वो करे तो प्रॉब्लम सॉल्व करने का वो लाइन डालना अच्छा है। तो आज बंद का ऐलान किया है आप लोगों ने, बंद जारी है, तो अगला आप लोगों का क्या मूव होगा, क्या करेंगे आप इसके बाद? अभी ये आज बंद का है, कल क्या आपका स्ट्रेटेजी होगी? आरटीसी वर्करों का प्रॉब्लम हल करे तो हम स्ट्राइक भी ड्रा करते हैं। ये मेरे साथ एक मिनट अशोक, मेरे साथ अशोक साहब हैं। बंद లేదు, ఇది బంద్ కాదు కదా अशोक साहब అది కాదు సార్, చర్చలకు పిలుస్తారా? नाज़रीन, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये नेशनल मजदूर यूनियन के प्रेसिडेंट थे अशोक साहब, उन्हें जो है हिरासत में ले लिया गया है। इसी तरह कुल मिलाकर पूरे रियासत में जो यूनियन के जो लीडर्स हैं आरटीसी के, उनकी हड़ताल जारी है और जगह जगह पुलिस उन्हें हिरासत में ले रही है। मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये आज रियासतगीर जो है हड़ताल जारी है। आरटीसी यूनियन ने इसकी अपील की थी और इसको तमाम सरकारी और गैर सरकारी जो यूनियंस हैं, तलबा तंजीमें हैं और जो दूसरी जो तंजीमें हैं, उन लोगों ने हिमायत का ऐलान किया है। और ये जो बंद है पूरी रियासत तेलंगाना में जारी है। कैमरामैन विष्णु के साथ मैं अनीसुर रहमान, न्यूज़ 18 हैदराबाद। आरटीसी एक्स रोड पर बंद का खासा असर देखा जा रहा है। जहां एक तरफ लोगों का गुस्सा देखा जा रहा है, वहीं पुलिस इन्हें बतदरीज हिरासत में ले रही है। बंद बना रहे हैं क्या? हम बंद बना रहे हैं, क्यों बोले तो आरटीसी मजदूरों के मदद देने के लिए। आरटीसी डिमांड्स जो डेमोक्रेटिक डिमांड्स है, वो डिमांड्स परिष्कार करने के लिए केसीआर गवर्नमेंट बहुत जुल्म से है। केसीआर गवर्नमेंट का एंटी पीपल, एंटी आरटीसी पॉलिसीज के खिलाफ में हम लोग ये बंद बना रहे हैं। ये बंद मजदूरों का, आरटीसी मजदूरों का को इंसाफ करने के लिए, वो डिमांड्स सॉल्व करने के लिए हम साथ दे रहे। पूरा तेलंगाना आम जनता आरटीसी के साथ है कि केसीआर के खिलाफ में है। ये समझ में आना बोल के हम बंद में शामिल हो रहा। आरटीसी के लोगों को बुला के बात करो बोल के बोली, लेकिन अभी तक बुलाया नहीं। बुलाए नहीं। आरटीसी मजदूरों तैयार है, आरटीसी मजदूरों पूरा तैयार है चर्चा के लिए, डिस्कशन के लिए, मगर गवर्नमेंट बुला रहे नहीं। आरटीसी एक्स रोड पर हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो कम्युनिस्ट पार्टियाँ हैं, सीपीआई, सीपीएम और उनसे जुड़े जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके जो कारकुन हैं वो यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं, बसों को रोक रहे हैं, रास्ता रोको जो एहतजाज का तरीका है वो कर रहे हैं। उनके लीडरान को गिरफ्तार किया गया। अभी हमने जो POW
प्रोग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वुमेन संध्या से बात की। उन्होंने काफ़ी जो है एहतजाजन यही कहा है कि तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर केसीआर बहुत ज़्यादा आमिराना बर्ताव कर रहे हैं। उन्होंने मांग की कि आरटीसी के जो मुलाजमीन हैं उनकी जो है उनके जो डिमांड्स है उसको कबूल किया जाए और वो उन्होंने कहा है कि वो एहतजाज जारी रखेंगे तब तक कि इनके जो आरटीसी के जो वर्कर्स हैं उनके डिमांड्स कबूल नहीं किया जाते। आप देख रहे हैं यहाँ पर जगह जगह जो है प्रोटेस्ट किया जा रहा है, हैदराबाद में भी और रियासत के दूसरे इलाकों में भी। पुलिस जो है वो बहुत ज़्यादा जो है हरकत में आते हुए जो भी एहतजाजी हैं उनको जो है हिरासत में ले रही है। विष्णु के साथ में अनीसुर रहमान, न्यूज़ 18 हैदराबाद। अयोध्या मामले में सुन्नी और शिया वक्फ बोर्ड छोड़कर दीगर मुस्लिम फरीकैन ने सुप्रीम कोर्ट में मोल्डिंग ऑफ रिलीफ दाखिल किया था, जिसमें फैसला इनके हक में न आने की सूरत में राहत के लिए तजावीज़ दाखिल की गई थी। मोल्डिंग ऑफ रिलीफ दाखिल करने वालों में हाशिम अंसारी, इकबाल अंसारी, एम सिद्दीक, मिसबाहुद्दीन, फारूक मरहूम शामिल थे। अब हिंदू महासभा ने मोल्डिंग ऑफ रिलीफ पर सुप्रीम कोर्ट में तहरीरी शक्ल में जवाब दाखिल किया, जिसमें हिंदू महासभा ने कहा है कि अदालत मंदिर की तामीर के लिए एक ट्रस्ट तश्कील दे और अदालत की निगरानी में ही इंतजामी उमूर तय किए जाएं। हिंदू महासभा ने अदालत से दरख्वास्त की है कि सुप्रीम कोर्ट इस जिम्न में एक एडमिनिस्ट्रेटर का तकर्रुर करे। आइए देखते हैं इस मामले में हिंदू महासभा के सदस्य चक्रपाणी महाराज का क्या कुछ कहना है। ये तो ठीक है, अब तो उच्च न्यायालय को ही तय करना है और लेकिन मध्यस्थता या बातचीत की हमेशा होती रहनी चाहिए, क्योंकि देश सबका है और बातचीत से बड़ी समस्याओं का निराकरण हो जाता है। तो जो हुआ है तो माननीय सुप्रीम कोर्ट को ही करना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जितनी प्रक्रियाएं थी उसको पूरा किया गया और सब लोग बड़े सौहार्दपूर्ण, जितने लोग भी आए वो बैठे हैं। और संतों का सिर्फ ये एक या मुस्लिम पक्षकारों में से कुछ लोगों का सिर्फ ये मानना है कि ये देश भाईचारे और एकता के साथ ही चलना है। मंदिर बने या जो भी निर्णय आए उसके साथ सब लोग मिलकर सामूहिक एक अगर जो उसमें सहयोग करें तो हमें लगता है पूरे विश्व में देश का एक अच्छा माहौल जाएगा, एक नाजीर पेश होगा और एक ये बहुत बड़ी एक मिसाल कायम होगा कि देश में एक जो एक विवाद पे राजनीतिकरण जितना हुआ, चाहे जितना विवाद एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बना दिया गया, उसको हिंदू मुस्लिम सभी लोगों ने मिल बैठ करके बिना कोई ज़्यादा इशू किए मिल बैठ करके निपटारा कर दिए। तो बाकी तो माननीय सुप्रीम कोर्ट को करना है। माननीय सुप्रीम कोर्ट जैसा आदेश करेगा, जो भी आदेश देगा हम लोग उसके साथ हैं। वहीं आचार्य सत्येंद्र दास का कहना है कि अब तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार है। ये पता है कि हमारे पक्ष में नहीं आएगा, वो इसको टाल रहे हैं, इसको टालते चले जा रहे हैं। अभी तक तमाम बातें आई, स्वयं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको मध्यस्थता समझौता करना तो आप लोग कर लीजिए, अब बैठे रहे। अब सुन्नी सेंट्रल बोर्ड का जो चेयरमैन है उन्होंने कहा कि हम सुलह की बात चला दिया, तो ये केवल लटकाने वाली बात है और बाकी कुछ नहीं। वास्तविकता ये है कि सुप्रीम कोर्ट निश्चित जो की कर चुका है और जो भी आदेश दे, ऑर्डर करे, वो सबको मानना है। कमलेश तिवारी कत्ल मामले में गुजरात के सूरत से 3 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया गया। हिरासत में लिए गए अफराद से पूछताछ जारी है। लखनऊ डीजीपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जानकारी दी। वहीं डीजीपी का कहना है कि यूपी पुलिस मजीद इस मामले में मुलविस अफराद के बारे में सबूत इकट्ठा कर रही है। गिरफ्तार मुलजिमीन को एटीएस दफ्तर लाया जा रहा है, जहां इनसे पूछताछ होगी। हम लोगों ने 3 व्यक्तियों को, 3 अपराधियों को हिरासत में लिया है और उनसे बहुत ही सघन पूछताछ की जा रही है। जो 3 संदिग्ध व्यक्ति हैं जिनको हम लोगों ने हिरासत में लिया है और गुजरात में अभी वो पूछताछ के केंद्र बिंदु बने हुए हैं, उनमें एक मौलाना मोहसिन शेख सलीम है जो सूरत के रहने वाले हैं। वो 24 वर्ष का आदमी है। ये साड़ी की दुकान पे काम करता है सूरत में। एक दूसरा व्यक्ति जिसको हमने पुलिस हिरासत में लिया है उसका नाम फैजान है। वो भी जिलानी अपार्टमेंट सूरत का रहने वाला है और वहां सूरत में एक जूते के दुकान पर काम करता है। उसकी उम्र 21 वर्ष है। और तीसरा जिसको हमने पुलिस हिरासत में लिया है वो रशीद अहमद
खुर्शीद अहमद पठान है। 23 वर्ष का ये संदिग्ध आदमी है। इसे कंप्यूटर के ज्ञान भी होना बताया गया है, लेकिन वस्तुतः ये दर्जी का काम करता है और वहीं सूरत में रहता है। प्रारंभिक विवेचना से जो हमें पता चला है वो ये स्पष्ट हो गया है कि ये तीनों व्यक्ति जो हिरासत में लिए गए हैं वो श्री कमलेश तिवारी की हत्या के षड्यंत्र में सम्मिलित रहे हैं और 2 मुख्य अभियुक्त और भी हैं जो लखनऊ की इस घटना को कारित करने में सम्मिलित रहे हैं। उनके बारे में उत्तर प्रदेश पुलिस पूरी जानकारी इकट्ठा कर रही है और उनकी गिरफ्तारी के पूरे प्रयास संयुक्त तरीके से और युद्ध स्तर पर की जा रही है। कमलेश तिवारी कत्ल मामले में गुजरात के सूरत से 3 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया गया। हिरासत में लिए गए अफराद से पूछताछ जारी है। वहीं अब ये मामला NIA के हवाले किया जा सकता है ताकि मजीद इसमें मुलविस लोगों का पता चल सके। इसमें जिस तरह से कमलेश तिवारी की हत्या हुई, इस मामले में शुरुआती तौर पे धार्मिक कट्टरवाद और आतंकवाद से प्रेरित मामला बताया जा रहा है। लिहाजा इस मामले में जिस तरह से उत्तर प्रदेश की पुलिस, इसके साथ ही गुजरात की पुलिस जिस तरह से इस मामले की तफ्तीश कर रही थी, इस मामले में कई लोगों को हिरासत में लिया गया और कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। लेकिन अब इस मामले में अब गिरफ्तारी के बाद भी इस मामले की तफ्तीश का जिम्मा NIA को सौंपा जा सकता है। लिहाजा अब इस मामले पर गृह मंत्रालय का जो ग्रीन सिग्नल है उसका इंतजार किया जा रहा है और जब जितने भी आरोपियों की गिरफ्तारी होती है, निश्चित तौर पे इस तमाम मामलों की पड़ताल जब NIA को सौंपा जाएगा तो NIA अपने तरीके से बाकायदा इस मामले की तफ्तीश करेगी कि ये मामला किस तरह से बाकायदा इसको अंजाम दिया गया और गुजरात हो, उत्तर प्रदेश हो, किस तरह से बाकायदा, और इसके साथ ही दुबई की बात हो तो किस तरह से वहां से लोग आए और किस तरह से इस हमले को अंजाम दिया गया। वीडियो जर्नलिस्ट नागेंद्र के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली। जबकि वहीं कमलेश तिवारी की मां ने शिवपाल गुप्ता पर इल्जाम लगाते हुए कहा कि शिवपाल गुप्ता ने कमलेश तिवारी का कत्ल कराया है। सर तो नहीं वहां पर मानी गए कि हाँ वो काम बोले बे, मुझसे पूछी बे तेरी के माफिया है, माफिया 500 केस चल रहे हैं उनके ऊपर, वो माफिया है। ये मंदिर का ये अध्यक्ष सुकुमार गुप्ता जबरदस्ती अध्यक्ष बन के और हर जगह लिखते हैं और मुकदमा उन्हीं से चलता है। उन्होंने इनको मरवा दिया, इनके आगे उनकी दाल नहीं गली। भारतीय जनता पार्टी की, योगी की नहीं दाल गली, इसलिए उन्होंने मरवा दिया, लेकिन हम अभी जिंदा हैं। हरियाणा के सिरसा में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अवामी रैली से खिताब किया। वज़ीर-ए-आज़म ने अवामी रैली से खिताब करते हुए कहा कि अब तक करतारपुर गुरुद्वारा जो 70 साल से दूरबीन से देखा जा रहा था, अब बहुत जल्द खोल दिया जाएगा। जो काम 70 साल में नहीं हो सका, बीजेपी की NDA हुकूमत ने इसके लिए कोशिश की। इस पावन धरती को, धर्म नगरी सिरसा को, और जहां पहली पातशाही श्री गुरु नानक देव जी के चरण पड़े थे, इस पावन स्थान का मैं वंदन करता हूं, नमन करता हूं। भाजपा सरकार इस महान क्षण, इस ऐतिहासिक क्षण से पूरी दुनिया को परिचित कराने का भरसक प्रयास कर रही है कि कपूरथला से तरन तारण के पास गोविंदवाल साहब तक जो नया नेशनल हाईवे बना है, उसको अब गुरु नानक देव जी मार्ग के नाम से जाना जाएगा। भाजपा की NDA की सरकार को एक और सौभाग्य भी मिला है। हमारे गुरु के पवित्र स्थान करतारपुर साहिब और हम सभी के बीच जो दूरी थी, रुकावट थी, वो दूरी अब समाप्त होने वाली है। 70 सालों तक दूरबीन से
गुरु घर के दर्शन की मजबूरी अब खत्म हो रही है। करतारपुर कॉरिडोर करीब करीब तैयार हो चुका है। साथियों, आजादी के 7 दशक बाद ये अवसर आया है। 70 साल बीत गए। इससे बड़ा दुर्भाग्य भला क्या हो सकता है कि हमारी आस्था के एक बड़े केंद्र को हमें 7 दशक तक दूर से दूरबीन से देखना पड़ा। और नजर आपको बता दें कि कांग्रेस लीडर कपिल सिब्बल इस वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, आप सीधे वहीं ले चलते हैं। और आपको जवाब देना पड़ेगा। हम तो सबका सम्मान करते हैं। फिर आपसे पूछना चाहता हूं मोदी जी कि 311 लोग मेक्सिको से डिपोर्ट होकर यहां आए पंजाब से, उसके बारे में तो आपने कभी कुछ नहीं कहा। और ये बात शायद आप लोगों को मालूम नहीं, लेकिन आपके द्वारा मैं जनता को बताना चाहता हूं कि 2018 की रिपोर्ट है यूएस कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन की एक रिपोर्ट है, जिसमें कहा गया कि पिछले 3 सालों में, दैट मीन 17, 18 और 19, जब इनका कार्यकाल रहा है, the number of Indians arrested for illegally trying to enter the US has tripled to about 9,000 a year. मतलब कि हर साल 9,000 लोग, गरीब लोग हिंदुस्तान से बाहर जाते हैं कि उनको कहीं से बेरोजगारी मिले। पिछले 3 सालों की बात कर रहा हूं मैं। मोदी जी, इस पे भी भाषण दीजिए ना, कोई जवाब दीजिए इस बात का कि यह क्यों हो रहा है। देश तो आप चला रहे हो पिछले 5.5 सालों में, बात करते हो आप इतिहास की। इतिहास तो गांधी जी ने भी रचा और गोडसे ने भी रचा, लेकिन हम गांधी जी के इतिहास को गले लगाते हैं। आप पता नहीं किसके इतिहास को गले लगाते हैं। फिर पीएमसी की बात भूल गए मोदी जी। एक बार उन्होंने पीएमसी के बारे में नहीं बोला। वो जो 12 डायरेक्टर वहां हैं जो बीजेपी से जुड़े हुए हैं, उनके खिलाफ सीबीआई का कार्रवाई हो रही है। ईओडब्ल्यू की तो हो रही है, लेकिन कोई कांग्रेसी होता तो तुरंत सीबीआई की गिरफ्तारी में होता, ईडीआई की कार्रवाई शुरू हो जाती। लेकिन क्योंकि बीजेपी से जुड़े हुए 12 डायरेक्टर हैं, कोई सीबीआई की कार्रवाई नहीं है, कोई ईडी की कार्रवाई नहीं है। वधावन के खिलाफ तो है, बाकियों के खिलाफ नहीं है। क्यों नहीं है मोदी जी? इसके बारे में भी मैं आपसे पूछना चाहता हूं। 4 लोग मर गए इस बीच, इस दौरान में 4 लोग, उन्होंने आत्महत्या कर ली। और एक के पास सर्जरी का पैसा नहीं था, वो आज सुबह की खबर है, वो भी बेचारे का हार्ट अटैक हो गया। तो आपको 370 तो याद है, लेकिन उस परिवार को आप भूल जाते हो जो आत्महत्या करते हैं। मैं तो कहता हूं कि आज आप आश्वासन दो देश को, और आश्वासन ये दो कि जो पीएमसी क्राइसिस हुआ है उसमें पीएमसी बैंक के द्वारा आप पीएमसी प्राइम मिनिस्टर्स कमिटमेंट करते हो कि जो भी डिपॉजिटर्स हैं उनका पूरा पैसा वापस मिलेगा और तुरंत मिलेगा। वी नीड अ पीएमसी, अ प्राइम मिनिस्टर्स कमिटमेंट फॉर दैट। हिम्मत है तो दो। कुछ दिनों के लिए 370 भूल जाओ, क्योंकि कल आप भूल जाओ, मंडे को भूल जाओगे आप, क्योंकि आप चुनाव के लिए ये सब कर रहे हो, क्योंकि आपको जनता किसी का क्या लेना देना है। जो पीड़ित जनता है, आपको क्या मालूम है उसके बारे में? आपको याद होगा कि मैं बड़ा सम्मान करता हूं मोदी जी का भी वैसे तो, और अमित शाह का भी,
आपको याद होगा कि जब पार्लियामेंट में 370 पे डिबेट चल रही थी तो उन्होंने आंकड़े देकर कहा कि 370 की वजह से जम्मू कश्मीर में कितनी बदतर हालात है जम्मू कश्मीर की जनता के। और क्योंकि ये क्लोजिंग स्पीच थी हम कुछ कह नहीं पाए, लेकिन सच्चाई तो कभी छिप नहीं सकती। तो आज मैंने आपको एक चार्ट दिया है, वो आपको मिल जाएगा, आपको नोट्स लेने की जरूरत नहीं। उसमें हमने पॉवर्टी रेट जम्मू कश्मीर में क्या है और बाकी प्रदेशों में क्या था, वो 2019 की बात कर रहा हूं। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट क्या था, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ग्रोस एनरोलमेंट रेशो, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, अनएम्प्लॉयमेंट रेट। ये आंकड़े मैंने जम्मू कश्मीर को एक तरफ रखे हैं और महाराष्ट्र, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात को दूसरी तरफ रखे हैं। और आपको ताज्जुब होगा कि जम्मू कश्मीर के आंकड़े कहीं इन प्रदेशों से ज्यादा अच्छे हैं। झूठ की राजनीति तो कोई भी कर सकता है और आपके द्वारा झूठ का प्रचार तो आप ही के द्वारा होता है। अभी कर रहा हूं, सब कोट करूंगा मैं। इराक के शहर करबला में आज इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का चाहलू मनाया जा रहा है। अरबईन के मौके पर नजफ अशरफ से करबला मोहल्ला तक ज़ायरीन पैदल पहुंचे हैं। हिंदुस्तान में कल शोहदाए करबला का चाहलू मनाया जाएगा। नवासाए सरवर कायनात हजरत इमाम हुसैन और उनके 72 नफूस कुदसिया का चाहलुम आज इराक में नहायत ही अदब व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। इराक में दुनिया भर से करोड़ों ज़ायरीन पहुंच चुके हैं। अरबईन के सिलसिले में इराक के मुख्तलिफ इलाकों से लोग पैदल करबला मोहल्ला का सफर करते हैं। करबला में इमाम हुसैन का चाहलू मनाने के लिए हर साल करोड़ों लोग करबला पहुंचते हैं। ये अकीदतमंद इराक के शहर नजफ अशरफ से करबला तक पैदल सफर करते हैं। सफर के दौरान इन लोगों के खाने पीने और उनके आराम के मुकम्मल इंतजामात शाहराहों पर किए जाते हैं और सबीलें लगी रहती हैं। सबीलों का इंतजाम अवामुन्नास के जरिए किया जाता है। आपको बता दें कि नजफ से करबला तक का रास्ता तकरीबन 80 किलोमीटर का है और ये सफर तय करने में लगभग 3 रोज लगते हैं। दुनिया भर से इराक पहुंचने वाले अकीदतमंद पहले नजफ जाते हैं, क्योंकि नजफ में हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के वालिद मौलाए कायनात हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम का रोज़ा मुबारक है। अकीदतमंद पहले यहाँ ज़ियारत करते हैं और फिर करबला की जानिब रवाना हो जाते हैं। करबला में अरबईन के मौके पर जमा होने वालों का ये मजमा दुनिया का सबसे बड़ा मजमा होता है। एक अंदाजे के मुताबिक अरबईन मनाने के लिए 4 करोड़ से ज्यादा अकीदतमंद करबला में इमाम हुसैन की कुर्बानियों को याद करने के लिए जमा होते हैं। आज इराक में इमाम हुसैन का चाहलू मनाया जा रहा है, वहीं हिंदुस्तान में कल यानी बरोज़ इतवार चाहलू मनाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। खबरनामे में फिलहाल इतने हैं। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब।